हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने है डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन कि x की पावर 4 डी वाई प्लस 4x³ प्लस 2 साइन एक्स डी एक्स बराबर 0 और फंक्शन f की π/2 पे वैल्यू है 0 और हमें ऐसा कुछ पूछा है। बोला गया है कि y इक्वल्स टू एफ एक्स है। तो सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे, y यानी एफ एक्स निकालेंगे और साथ में इनिशियल कंडीशन भी यूज करनी है। देन विल नो अबाउट दिस एक्सप्रेशन। तो अगर इसको गौर से देखें तो इसका फॉर्मेट क्या है, वो आप ध्यान से देखो। इक्वेशन अपने पास है x की पावर 4 डी वाई प्लस 4x³ y प्लस 2 साइन एक्स और डी एक्स इक्वल्स टू 0। अगर ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे अगर डी वाई बाई डी एक्स बनाए तो y की पावर 1 आपको दिख रही होगी, या फिर इससे भी बेटर अगर देखें, ध्यान से देखो यहाँ पर इस वाले एक्सप्रेशन को और इस वाले एक्सप्रेशन को, तो आप देखो यहाँ पे x की पावर 4 डी वाई और यहाँ पे 4x³ y डी एक्स। तो हम देखें तो ये एग्जैक्ट फॉर्म है। ये किसका डिफरेंशिएशन है? एक तरह से ये डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 4 इंटू वाई है। अगर आप ये देख नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं, अगर आप डी वाई बाई डी एक्स बनाएंगे y की पावर 1 दिखेगा तो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिखेगी, आप उससे भी जा सकते हो। बाकी क्या बचा यहाँ पे 2 साइन एक्स और डी एक्स इक्वल्स टू 0 और आप दोनों तरफ एक तरह से इसको इंटीग्रेट कर दो, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 4 y और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का माइनस कॉस, तो -2 cos x और बराबर में सम कांस्टेंट, ऐसा अपन लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें बोला गया कि π/2 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, यानी y की वैल्यू 0 है। तो y की वैल्यू 0 है कहाँ, π/2 पे। तो π/2 पे ये भी 0 होगा इक्वल्स टू c, यानी c की वैल्यू क्या होनी है, 0 होनी है। तो हम कह सकते हैं y की जो वैल्यू है वो आएगी 2 cos x अपॉन x की पावर 4, ऐसा कुछ आएगा। तो फंक्शन हमको मिल चुका है, हमें चाहिए फंक्शन की वैल्यू π/3 पे और पाई की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा जो आंसर है वो देखो क्या होगा, π/3 पे इसकी वैल्यू क्या होगी 2/2 और π/3 की पावर 4 और इसको पाई की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये गया काम से और ये भी गया, तो ये 3 की पावर 4 यानी 81 बनेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक सेट दे रखा है जिसका एलिमेंट है -2 -1 0 1 2 3 4 और R जो है एक रिलेशन है, इसी सेट पे डिफाइन है इस तरह से कि 2x प्लस वाई हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू -2 होगा, है ना। तो हमें क्या बोला गया कि L है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस रिलेशन, M is the minimum number of elements to be added in R to make it reflexive relation and N the minimum number of elements to be added in R to make it symmetric relation। सो यहाँ पे ये है एलिमेंट, तो हमें क्या चाहिए, एक तरह से इनका एडिशन चाहिए। क्या चाहिए, इनका एडिशन चाहिए। तो देखो सबसे पहले हमें रिलेशन आर को पहचानना पड़ेगा कि रिलेशन आर बन क्या रहा है। तो देखो यहाँ पर रिलेशन जो आर है वो है एक्स वाई का कलेक्शन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 मानूं, तो आप बोलो कि वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वाई की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू -4। तो ऐसा तो कोई बनेगा ही नहीं, ऐसा कोई रिलेशन बनेगा नहीं क्योंकि -4 या उससे कम कोई एलिमेंट ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अपन दूसरा एलिमेंट सोचते हैं। जैसे अच्छा यहाँ पे अपन ने सीधा 1 रखा, और भी कुछ चीज़ें रख सकते थे, जैसे -2 से ही शुरुआत करते अपन, है ना, नेगेटिव वाले रख सकते थे, बट कोई बात नहीं, 1 से शुरू किया। अब 2 रख दो आप, 2 रखोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक तरह से 4 और इधर -6 से कम, तो ऐसा बनेगा नहीं। फिर तो 3 पे भी नहीं बनेगा, 3 पे भी नहीं बनेगा और 4 पे भी नहीं बनेगा। तो पॉजिटिव वाले को ले तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अच्छा 0 के लिए अगर देखें तो x बराबर 0 अगर देखोगे तो y की वैल्यू आएगी -2 या उससे कम, तो देयर इज ओनली 1 पॉसिबिलिटी। अगर -1 अगर x की वैल्यू रखें तो ये आएगा -2, ये कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू आएगी 0 या 0 से कम। तो y की वैल्यू 0 या 0 से कम, तो यहाँ पे 3 संभावनाएं हैं, -2 और -1 और 0, है ना। और ये कब बनी है, जब x की वैल्यू मैंने -1 रखी है। अगर मैं x की वैल्यू -2 रखता हूँ
तो देखो यहाँ पर -4 और इधर जाएगा +4, तो y की वैल्यू क्या है कि 2 या 2 से कम, y की वैल्यू 2 या 2 से कम, तो यहाँ पे 5 संभावनाएं हैं। कौन कौन सी? -2 है ना, इस तरह से -1, 0 और यहाँ पे 1 और साथ में 2। अच्छा कब बनी है? जब x की वैल्यू -2 रखी। तो ये हमारे इस रिलेशन R के एलिमेंट्स होंगे। तो हमें ये बोला गया कि इसके कितने एलिमेंट हैं, तो एलिमेंट हमें पता है कितने होंगे, 4 तो यहाँ पे है और 4 ये 8 और 1 9, तो 9 तो एलिमेंट हमको मिलेंगे इसके। इसके बाद बोला कि मिनिमम कितने एलिमेंट होंगे ताकि ऐड करने पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन मिल जाए। तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए हमारे पास 0,0, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, -2, एंड -1, -1 होने चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे -2, ऑलरेडी है। इसके अलावा -1, -1 भी ऑलरेडी है। इसके अलावा मेरे हिसाब से -2 हो गया, -1, 0,0 नहीं है, 0,0 नहीं है, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 भी नहीं है। तो हमें केवल इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही इसमें मिले। तो हमें इनके कॉरेस्पॉन्डिंग यानी 5 एलिमेंट और जोड़ने पड़ेंगे ताकि ये रिफ्लेक्सिव बन जाए, है ना। 5 एलिमेंट तो जोड़ने पड़ेंगे। इसके बाद में कितने एलिमेंट जोड़ने पड़ेंगे ताकि ये सिमेट्रिक बन जाए। जैसे आप देख सकते हो 0, -2 है, तो -2, 0 होना चाहिए, तो है ऑलरेडी। -1, -2 है, तो -2, -1 भी होना चाहिए, तो है ऑलरेडी, है ना। इसके अलावा -1, 0 है, तो हमें 0, -1 चाहिए, तो एक एलिमेंट 0, -1 आपको जोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखो -2, 1 है, तो 1, -2 होना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है, तो एक एलिमेंट ये भी जोड़ना पड़ेगा। और इसके बाद में -2, 2 है, तो 2, -2 भी होना पड़ेगा, तो 2, -2 हमारे पास नहीं है, तो ये भी ऐड करना पड़ेगा। तो कम से कम ये 3 एलिमेंट आपको ऐड करने पड़ेंगे ताकि ये सिमेट्रिक बन जाए। तो n की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 3। तो हमें पूछा इनका एडिशन, तो 9, 5, 14 और 3, 17, तो सही ऑप्शन है इसका फर्स्ट। तो अगेन आप देख सकते हो कि पिछली शिफ्ट्स में भी बार बार इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टाइप्स ऑफ रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ sin x, cos x। और यहाँ पे बोला गया है कि x की जो वैल्यू है वो है 0 से 3π/2 और बाउंडेड किसके साथ में है? इस फंक्शन का x एक्सिस के साथ में। तो हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा पहले। तो ग्राफ अगर आप बनाते हो तो देखिए, पहले sin x का आप ग्राफ बनाओ। sin x ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। ये 0 है, ये पाई है और ये 2π। हालांकि हमें कहाँ तक जाना? 3π/2 तक। कॉस का ग्राफ भी आप बनाओ, तो कॉस का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा? 3π/2, 3π/2। अब देखो यहाँ पर 0, 3π/2, ये π/2 है और ये पाई है। तो हमें चाहिए फंक्शन क्या? जो इसका मैक्सिमम आउटपुट दे। मतलब इन दोनों ग्राफ में से जो ऊपर वाला ग्राफ होगा उसको हम कंसिडर करेंगे। तो ये इस ग्राफ की बात कर रहा है, इस वाले ग्राफ की बात कर रहा है और हमें चलना है ये 3π/2 तक। तो हमें बाउंडेड रीजन चाहिए, है ना, इस कर्व और x एक्सिस के साथ में। तो इसके अगर बाउंडेड रीजन की बात करें तो ये हमारा क्या होगा? बाउंडेड रीजन होगा, ठीक है। ये वाला बाउंडेड रीजन रहेगा, इस तरह से ये वाला बाउंडेड रीजन रहेगा। तो हम इसको अगर एवेल्युएट करना चाहते हैं तो सीधी सी बात है कि आप 0 से लेकर यहाँ तक, है ना, किसको इंटीग्रेट करेंगे? कॉस को। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, आप किसको इंटीग्रेट करेंगे? साइन को। फिर ये नेगेटिव में चला गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप माइनस साइन को, और यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनस कॉस को आप इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? देखो ध्यान से, हमें 0 से लेकर, अच्छा ये पॉइंट क्या होगा जहाँ पे साइन और कॉस कट करते हैं? तो ये पॉइंट आएगा x बराबर π/4। 0 से π/4 अलग फंक्शन है ना। अच्छा कौन सा फंक्शन है? cos x है। इसके बाद में अगर π/4 से आप चलो π/4 से बिल्कुल ऊपर ऊपर, तो यहाँ तक ये है पाई, यहाँ तक है sin x, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया मिल जाएगा। इसके बाद में आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक,
यानी पाई से लेकर, अच्छा ये पॉइंट कौन सा होगा भाई, पाई से आगे और 3 पाई बाई 2 से पहले, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जहाँ पे साइन और कॉस बराबर होते हैं, ये होगा x इक्वल्स टू पाई प्लस पाई बाई 4, यानी 5 पाई बाई 4। तो पाई से लेकर 5 पाई बाई 4 तक आप इंटीग्रेट करेंगे किसको, एक तरह से साइन को, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू देगा, तो आप माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट कर दीजिए। इसके बाद में ये हमारे पास है कॉस एक्स, है ना, तो कॉस एक्स को आप इंटीग्रेट करेंगे 5 पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 2, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू देगा एरिया के लिए, इसको फिर से माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या बनेगी, कॉस का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, साइन एक्स 0 से पाई बाई 4। इसके बाद में साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स पाई बाई 4 से पाई। इसके बाद में साइन का इंटीग्रेशन अगेन माइनस कॉस, तो ये बनेगा प्लस कॉस एक्स और पाई से लेकर 5 पाई बाई 4, एंड कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो ये बनेगा माइनस साइन एक्स और 5 पाई बाई 4 से लेकर 3 पाई बाई 2। तो देखो मामला क्या बनेगा, साइन पाई बाई 4 यानी 1/√2 माइनस साइन 0, है ना, मामला खत्म है। यहाँ पे कॉस पाई यानी -1 और माइनस कॉस पाई बाई 4 यानी कुछ इस तरह से, है ना, ऐसा बन जाएगा। तो कॉस पाई माइनस कॉस पाई बाई 4, इधर देखते हैं कॉस 5 पाई बाई 4 थर्ड क्वाड्रेंट, वैल्यू आएगी नेगेटिव और कितनी आएगी -1/√2 माइनस कॉस पाई यानी -1, तो ये बनेगा +1। इसके बाद में है माइनस, यहाँ पर आप देखेंगे तो साइन 3 पाई बाई 2 -1 होता है, माइनस साइन 5 पाई बाई 4 अगेन नेगेटिव वैल्यू और -1/√2, तो ये बनेगा +1/√2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1/√2 कितना मिल रहा है ना, 1/√2 प्लस 1/√2, है ना, 2/√2, माइनस करते हैं अगेन 1/√2 और ये -1/√2, ये तो खत्म ही हो गया ना। तो बाकी देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे +1 और यहाँ पे +1 और यहाँ पे +1, यानी इसका आंसर कितना आना चाहिए, 3 के बराबर आना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर है 3, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, है ना। तो ठीक क्वेश्चन है और एरिया का क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम फंक्शन पे बनाया गया क्वेश्चन है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, सवाल आपको देखते ही पता चल गया होगा कि भाई ये सवाल तो एलिप्स से बनाया गया है ना। तो इसने क्या बोला है कि ये एलिप्स और ये लाइन ये इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर एट पॉइंट ए एंड बी, और साथ में कुछ एंगल हमें पूछा है, तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। और डायग्राम अगर बनाओ आप एलिप्स का, स्टैंडर्ड एलिप्स है और ए स्क्वायर ज़्यादा है, तो इसका मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग रहेगा। तो कुछ इस तरह से इसका डायग्राम बनने वाला है, सेंटर इसका ओरिजिन पे होगा। आप ये पॉइंट बोल सकते हो √2, 0 एक ही वैल्यू, और ये 0, 1। आगे क्या बोला गया, y = x+1 एक लाइन है। तो देखो x बराबर 0 रखोगे तो ये वाला पॉइंट, और y बराबर 0 करोगे तो x की वैल्यू -1। अच्छा ये है -√2, 0, तो ये मान लीजिए है अपने पास -1, 0। तो ये लाइन कुछ इस तरह से पास कर रही है। तो बोला गया कि ये जो कर्व है और ये कर्व है, दो पॉइंट्स ए एंड बी पे कट करते हैं। तो ये मान लो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो हमें पूछा गया है कि एंगल ए ओ बी क्या होगा, एंगल ए ओ और बी, यानी ये वाला एंगल क्या होगा। 90 से ज़्यादा बनेगा, हमें साफ साफ दिख रहा है, लेकिन कितना बनेगा वो हमें देखना है। देखो ऑप्शंस भी ऐसे सेट करके 90 से ज़्यादा, है ना, ये वाला जरूर है जो 90 से कम है, ये तो नहीं होगा। तो हम ये देख लेते भाई 90 से कितना ज़्यादा है। देखो ध्यान से, ये 90 है, ये वाला एंगल अपन को निकालना है, और इस एंगल के लिए एक तरह से इस सेगमेंट का स्लोप चाहिए, और ये स्लोप निकाल सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट तो हमें पता ही है, ओरिजिन है, बस ये पॉइंट निकालने की देरी है। तो ये पॉइंट अपन निकाल सकते हैं इन दोनों को सॉल्व करके। तो देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो y की वैल्यू है x+1, मैं वहाँ रख रहा हूँ, तो x²/2 और x+1 का होल स्क्वायर बाई 1 = 1। तो मामला यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन रहा है, देखो एलसीएम लोगे 2 या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये x² 2 टाइम्स x² + 2x + 1 = 2। तो देखो यहाँ पे ये +2
और ये +2 तो हो गया खत्म। तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x² यानी 3x² और प्लस 4x बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 0 या फिर -4/3। तो x की वैल्यू कहाँ पे 0 है, यहाँ पे। तो x की वैल्यू -4/3 कहाँ आएगी, b पे आएगी। तो b के जो कोऑर्डिनेट्स है, x कोऑर्डिनेट होगा -4/3, -4/3। तो ये x कोऑर्डिनेट है। हमें y कोऑर्डिनेट भी चाहिए। तो देखो यहाँ पे y क्या होगा, x + 1 होगा, तो इसमें एक जोड़ दो। तो एक जैसे जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये -1/3। तो हमें चाहिए इस OB का स्लोप, है ना। तो देखो यहाँ पे OB का जो स्लोप है वो क्या होगा। तो OB का स्लोप क्या होगा भाई, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, है ना। ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है। तो स्लोप होगा 1/3 अपॉन 4/3 यानी 1/4, 1/4। इसका मतलब ये जो लाइन है x एक्सिस के साथ में थीटा कितना बनाएगी, tan इनवर्स 1/4। क्योंकि ये tan थीटा है, अगर ये थीटा एंगल बनाती है तो tan थीटा 1/4। तो ये जो एंगल है कितना आएगा, tan इनवर्स 1/4। तो इसके सामने वाला जो एंगल है ये भी कितना है, tan इनवर्स 1/4। तो आंसर कितना होगा, tan इनवर्स 1/4 प्लस π/2 यानी ऑप्शन फर्स्ट। तो देखो यहाँ पर इस सवाल की अगर बात करूँ तो अगर आप डायग्राम बनाते हो प्रॉपरली और देखते हुए एंगल ही चाहिए, तो ये सवाल है स्लोप से कनेक्टेड। तो आराम से इसका स्लोप निकालो। इसके लिए इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट यानी सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला सवाल आप देख सकते हो, सवाल बनाया गया है डिटर्मिनेंट से, और सवाल में क्या बोला है कि ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट बराबर हैं। तो बताओ ये सभी जो कॉस स्क्वायर्स हैं उनका एडिशन क्या होगा। आप देख सकते हो दोनों डिटर्मिनेंट्स में कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा काफ़ी बार यूज किया है। ठीक है, चाहो तो थोड़ी देर के लिए आप इनको जस्ट ABC मान सकते हो। जैसे ये 0, इसको A मान लेते हैं, इसको B और इसको C। तो A B C, ये 0 है, ये A B C और इधर भी 0। अच्छा इधर देखो ध्यान से, ये 1 A B, A1 C और ये है B C 1। तो देखो इनको अगर सॉल्व करें अपन, एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, 0 के रेस्पेक्ट में वैसे भी खत्म है, इधर -A के रेस्पेक्ट में तो 0 - BC यानी -BC, और B के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो ये मामला बनेगा AC। आगे देखो आप इधर इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करें तो सबसे पहले 1 के रेस्पेक्ट में कितना बनेगा, 1 - C²। इसी तरह से यहाँ साइन बदलेंगे तो -A के रेस्पेक्ट में ये गया और ये भी गया, तो ये बनेगा A - BC। और B के रेस्पेक्ट में ये गया तो AC - B, AC - B। तो यहाँ पर ये कितना बना, 2 टाइम्स ABC, और यहाँ पर ये बन रहा 1 - C² -A² प्लस ABC, और साथ में यहाँ भी ABC और -B²। तो यहाँ पर 2ABC और 2ABC गया काम से। तो यहाँ से आप देख सकते हो आपको क्या मिला, +B² + A² + C² बराबर 1। A² + B² + C² की वैल्यू 1 मिलेगी। अच्छा ABC किसको माना था अपने, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा एंड कॉस स्क्वायर गामा कितना होगा, 1 के बराबर। और हमें पूछा भी यही है, तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो बोल सकते हैं ये है डिटरमिनेंट के एक्सपेंशन से रिलेटेड सवाल। अगला सवाल आप देखिएगा। सवाल में क्या बोला गया, द वैल्यू ऑफ, और यहाँ पे ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है। तो एक बार आप डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में सोचे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी ऑड इवन तो आप लगा नहीं सकते, तो सीधा आप किंग प्रॉपर्टी से सोचिए। किंग प्रॉपर्टी से अगर सोचे तो मान लीजिए ये अभी वैल्यू क्या है, जस्ट I के बराबर है, π/24 से 5π/24, और ये है 1/1 प्लस रूट tan 2x dx। तो किंग प्रॉपर्टी आप लगाओगे तो आप x की जगह क्या रखोगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x। तो ये कितना बनेगा, 6π/24 माइनस x, यानी π/4 माइनस x। अगर आप ऐसा करते हो तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा,
1/1 प्लस रूट ऑफ 10, यहाँ पे अगर π/4 माइनस एक्स रखोगे तो ये बनेगा अंदर ओवरऑल π/2 माइनस 2x, यानी ये बनाएगा cot 2x और dx। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। आपको पता है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है कुछ इसी तरह का बन सकता है। उसके लिए अपन को क्या लिखना है, इसको 1/, एक तरह से क्या लिखना है 1/10 2x। तो जैसे इसको 1/10 2x लिखोगे तो ये वाला मामला क्या बनेगा 1/10 2x, तो ये जाएगा ऊपर, तो √10 2x ऊपर दिखाई देगा और साथ में यहाँ पे दिखेगा √10 2x प्लस 1 dx फ्रॉम π/24 टू 5π/24। ये बनेगा अपना सेकंड एक्सप्रेशन। तो ये जो फर्स्ट है और ये जो सेकंड है, इनको आप जैसे ही ऐड करते हो तो अंदर आप देखोगे तो इसका डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम यही आएगा और ऊपर जो न्यूमरेटर बनेगा वो बनेगा 1 प्लस √10 2x। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम बनेंगे, तो इनका जो एडिशन है वो है 1। तो हम बोल सकते हैं कि 2i जो है 2i है वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू x, और लिमिट है हमारे पास π/24 से 5π/24। तो आंसर क्या आएगा देखो, ये बनेगा दिस माइनस दिस, यानी 4π/24 यानी π/6। 2i की वैल्यू है π/6 यानी i की वैल्यू आएगी π/12। इसका सही आंसर है π/12 यानी ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। सवाल को देखते पता चला कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है, तो ऐसा नहीं कि आप इनडेफिनेट की टेक्निक सोचें। आपको उसकी प्रॉपर्टी जैसे ऑड इवन प्रॉपर्टी होगी, किंग प्रॉपर्टी या क्वीन प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टीज पहले सोचनी चाहिए। तो यहाँ पे किंग रूल काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड PQR SSSTTUW। देखो यहाँ पे जो लेटर्स आपको दे रखे हैं वो सारे सेम नहीं है और ना ही सारे डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे जो कैटेगरी है वो डिफरेंट है और वहां से फिर 4 लेटर लेके वर्ड्स बनाने हैं। तो सबसे पहले आप क्लासीफाई कर लो भाई किस किस टाइप के लेटर्स दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पर 3 बार तो आपको S दे रखा है, इसके बाद में 2 बार T है, 2 बार V है ना, इनका काम हो गया। इसके बाद में PQR और U, PQR और U, ये हमारे पास है डिफरेंट। टोटल हो गए 4, 3 7, 2 9 और 2 11। इधर भी कुछ ऐसा ही भाई, 3 3 6 2 8 3 11। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, 4 लेटर लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेम लेने की कोशिश करो। तो पहला केस तो यही हो गया कि आप 3 सेम ले लो, बाकी एक अलग ले लो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि 2 सेम ले लो, बाकी 2 भी सेम लो, लेकिन वो डिफरेंट कैटेगरी के। या फिर क्या हो सकता है कि आप यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट ले लो, 2 तो सेम लो, बाकी 2 डिफरेंट लो। या फिर क्या हो सकता है ये भी डिफरेंट ले लो, यानी फोर्थ केस चारों ही डिफरेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर आप 3 सेम लेते हो तो आपको पता है कि आपके पास यही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, और एक अलग से लेना है तो उसके लिए आपके पास T अवेलेबल है, V है, PQR U है। तो 4 और 2 6 डिफरेंट लेटर अवेलेबल है, उनमें से कोई एक आप सेलेक्ट कर लो। तो आपके पास 4 लेटर आ चुके हैं, 3 सेम और एक डिफरेंट। तो यहाँ से अगर वर्ड बनाए तो इनको घुमा देंगे 4 को, तो 4 फैक्टोरियल, लेकिन उनमें 3 सेम रहेंगे। तो ये कितना बनेगा भाई 4 × 6 यानी 24, ये बनेगा। इसके बाद में आपको 2 सेम लेना है और 2 सेम लेना है ना। तो इस टाइप के लेटर आपको लेना है कि 2 सेम और बाकी 2 भी सेम, है ना। 2 जगह से आपको ऐसा काम करना है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, ये भी है, ये भी है। तो हमें इन 3 में से 2 जगह जाना है, 3 में से 2 जगह जाना है और वहाँ पे 2 सेम उठा लेने हैं। तो आपके ये 2 ऑप्शन तो खराब हो गए, है ना। हालांकि अपना काम हो चुका है, 3 में से आप 2 जगह गए और वहाँ से 2 सेम उठाया और यहाँ से भी 2 सेम उठाया, यानी सिलेक्शन हो चुका है। अब बात आती है इनके अरेंजमेंट की, वर्ड्स बनाने की। तो 4 फैक्टोरियल और 2 सेम है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ये है 6 × 3 यानी 18। अगला जो केस है उसमें 2 सेम लेने हैं। तो 2 सेम यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से और यहाँ से। तो 3 में से किसी एक जगह जाओ और 2 सेम उठा लो। जैसे मान लो यहाँ से उठा लिए,
लेकिन अब आपको दो डिफरेंट चाहिए। डिफरेंट कितने अवेलेबल है, 1 2 और 4 6। तो 6 में से कोई दो उठाओ। अब इनको करना है अरेंज। तो 4 को अरेंज करेंगे, लेकिन दो इनमें कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये मामला कितना होगा, देखो ये है 15, ठीक है, ये 15 रहेगा और ये रहेगा 12। तो देखो ये कितना बनेगा, 15 इंटू 3 45 और यहाँ पे बाहर है, तो ये कितना हो गया 540, ठीक है। 48 और 6 54। लास्ट केस कि चारों कैसे चाहिए, डिफरेंट चाहिए। हमारे पास डिफरेंट लेटर है 4 2 6 और एक 7। 7 में से कोई 4 लो और उनको अरेंज कर दो 4 फैक्टोरियल। तो आपका आंसर आने वाला है 7 6 5 एंड 4। तो ये है 42 और 20, तो ये आएगा 840। तो टोटल अगर वर्ड्स की बात करें तो हम इनको ऐड कर देंगे। तो देखो 840 और 540 ये होगा 1380, 1380। और इसमें हमको ये भी जोड़ना पड़ेगा, तो ये है 42, ये है 42। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, 1422। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका बिल्कुल सही होगा। तो ये है पीएनसी का क्वेश्चन, जो किस पे आधारित है कि डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स दे रखे और वहां से 4 लेटर लेके वर्ड्स बनाने हैं। इसके बाद में क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम से और सीरीज का सवाल है। और सीरीज का पैटर्न अगर आप देखना चाहो तो पैटर्न आप पकड़ सकते हो, ऊपर एनसीआर का पैटर्न चल रहा है, 100 CR का पैटर्न, ठीक है। अच्छा ये 50, यहाँ 51, यहाँ 51 है तो यहाँ 52, यानी नीचे आएगा R+1। तो इसका समेशन R की वैल्यू है यहाँ पे 50 से लेकर लास्ट 100 तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें इसका समेशन करना है और ये है एनसीआर, नीचे है R+1। तो देखो यहाँ पे एनसीआर की जो प्रॉपर्टी है उसके थ्रू इस R+1 को हम गायब कर सकते हैं। कैसे, देखो ये R है, ये R+1। अगर 100 की वजह यहाँ पे अगर मैं 101 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये प्रॉपर्टी सेट हो जाएगी ना। तो 101 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये है 100 CR और यहाँ पे ये R+1 है ना। R की वैल्यू है 50 से लेकर 100 तक, तो 1/101 और साथ में ये क्या बनेगा, ये बनेगा 101 CR+1 समेशन R बराबर 50 से लेकर 100 तक। अब कई लोग सोच रहे हैं भाई 101 तो आएगा अपॉन में ना, तो पहला ऑप्शन है ना, ठीक है कोई नहीं, वेरीफाई कर लो आप, है ना। तो देखो यहाँ पर ये क्या बनेगा 50 अगर रखोगे तो 101 C51 और साथ में 101 C52 इस तरह से बनेगा एंड 101 C101 अपॉन में 101 अपॉन में 101। ओके, तो देखो यहाँ पर ये जो बाइनोमियल कॉफिशिएंट है ना, सारे नहीं है, ये सारे नहीं है। कहाँ से स्टार्ट है, 51 से, 51 से। हालांकि 101 के हिसाब से अगर सारे बाइनोमियल कॉफिशिएंट ले, यानी 0 से लेकर 101 तक, ये होता है टोटल 102 बाइनोमियल कॉफिशिएंट। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कितने हैं, यहाँ पे सिर्फ है एक तरह से 51, वो भी लास्ट वाले हैं, लास्ट वाले 51 है। और मैं आपको बता दूं कि बाइनोमियल कॉफिशिएंट शुरुआत से और एंड से बिल्कुल सिमेट्रिक होते हैं। तो ये लास्ट के जो 51 कॉफिशिएंट है और शुरुआत के जो 51 कॉफिशिएंट है वो बिल्कुल सेम रहेंगे। और टोटल कितना होता है, 2 की पावर n, 2 की पावर 101। तो ये होगा उसका आधा, यानी 2 की पावर 101 का आधा यानी 2 की पावर 100 और यहाँ पे 101। इसका सही जो आंसर है वो होगा ऑप्शन 1, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अपना हो गया है। इसके बाद देखना आप अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का। सवाल में क्या बोला गया है कि अगर इसका जो मोड है वो 3 से 7 तक है। अच्छा, मोड का मतलब आप समझते हो डिस्टेंस है ना। तो कहीं ना कहीं ये जेड की यहाँ से डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है, तो ये सर्कल के बीच का कोई रीजन आ रहा है। इफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इस अल्फा एंड बीटा देन व्हाट इज अल्फा प्लस 2 बीटा। तो देखो अपन इसको समझते हैं, ये किसको डिनोट कर रहा है, देखो मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये बनेगा 3/2 लेस देन और इक्वल्स टू z प्लस 1 प्लस आइटा और ये बनेगा 3/2 है ना, 3/2 है ना। वैसे अपन इसको
ऐसे लिख सकते हैं भाई, ये 3/2 कोमा i/2 हो गया, और इसका मॉड है 7/2 से कम या बराबर। तो देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या निकलता है कि z की -3/2, और यहाँ पे भी यही आएगा 3 + 3i अपॉन 2। तो -3/2 कोमा -3/2 से डिस्टेंस, तो -3/2 कोमा -3/2, यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा। बोला कि जेड की जो यहाँ से डिस्टेंस है वो 3/2 अगर करें अपन, तो ये तो सर्कल बनेगा, ये डिस्टेंस 3/2 है, ये डिस्टेंस 3/2 है, तो ऐसा कोई सर्कल बनेगा इसको टच करता हुआ ना, तो दोनों एक्सिस को टच करता हुआ एक सर्कल बनेगा, ठीक है, ये बनेगा। तो जेड जो है वो इस तरह से है कि उसकी डिस्टेंस यहाँ से या तो 3/2 है या उससे ज़्यादा है, मतलब इसकी जो सरकमफेरेंस है उस पर लाई करेगा या इसके बाहर लाई करेगा। लेकिन साथ में ये बोला है कि 7/2 या उससे कम है, तो ये 3/2 है, तो 7/2 2 एक्स्ट्रा ना, तो ऐसे मान लो कुछ इस तरह से हमारे पास सर्कल आने वाला है, ठीक है। ये 7/2 रेडियस का सर्कल होगा, इसकी रेडियस है 7/2 और अंदर वाले क्या है 3/2। तो हमारा जो पॉइंट जेड है वो एक तरह से इन दोनों के जो बीच का रीजन है ना, वहाँ पे आएगा, या फिर इन दोनों की बाउंड्रीज पे भी आ सकता है ना, क्योंकि इक्वलिटी का साइन यहाँ पे दे रखा है। लेकिन हमें पूछा क्या है, जेड की डिस्टेंस पूछी है 5/2 और 3/2, यानी -5/2 एंड -3/2 से डिस्टेंस। इसका मतलब है जेड की कहाँ से डिस्टेंस है, -5/2 कोमा -3/2। अच्छा, -5/2 कहाँ होगा, -5/2 कहाँ होगा, -3/2। अच्छा, y कोऑर्डिनेट -3/2 वो तो एक तरह से इसी लाइन पे आएगा, ये y बराबर -3/2 है, लेकिन x है -5/2, यानी यहाँ से एक कदम पीछे, ये टोटल है 3/2, तो एक कदम पीछे कुछ इस तरह से आप बोल सकते हो, है ना। तो ये आएगा पॉइंट -5/2 कॉमा -3/2। तो एक तरह से यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस चाहिए किसकी, z की, और मैक्सिमम भी चाहिए। z यहाँ पे इस रीजन में वेरी कर रहा है, तो आप ही बताओ कि अगर इससे मिनिमम डिस्टेंस पे होगा तो कहाँ पे होगा। क्लियरली आपको दिख रहा होगा, एक तरह से यहीं पे लाई करेगा अगर z मिनिमम वाली सिचुएशन में है। ये सोचो आप, अगर मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो z यहाँ पे लेना पड़ेगा, और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी बचेगी, ये एक तरह से हमें मिलेगी, टोटल रेडियस थी 3/2 और ये डिस्टेंस 1, तो ये बचेगा हाफ। तो मिनिमम डिस्टेंस जो है वो होगी हाफ, यानी अल्फा की जो वैल्यू है वो हाफ हो जाएगी। बात करते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस। देखो जेड यहाँ भी वेरी कर रहा है ना, और हम चाहते हैं कि इस पॉइंट से ज़्यादा डिस्टेंस पे हो, तो कोई पॉइंट यहाँ भी वेरी कर रहा है और हम चाहते हैं इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, तो वो कहाँ होगा, वो होगा एक तरह बिल्कुल दूर सेंटर के अलोंग, यानी यहाँ पे होना पड़ेगा जब ये डिस्टेंस मैक्सिमम हो। तो ये मैक्सिमम वाली सिचुएशन में z है। तो देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी मिलेगी, ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस जो है वो है बाहर वाली की रेडियस यानी 7/2, है ना, और साथ में ये डिस्टेंस भी होगी, और ये डिस्टेंस कितनी है भाई, ये डिस्टेंस है 1 के बराबर, तो +1, तो ये होगा बीटा यानी मैक्सिमम डिस्टेंस। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है अल्फा +2 बीटा, तो अल्फा +2 बीटा, तो अल्फा है हाफ, और इसका डबल कितना होगा रे, 7 और 2 9, है ना, ये हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है कितनी आएगी 19/2, है ना, 19/2 आना चाहिए ना, तो ऐसा कुछ ऑप्शन होना चाहिए ना, 9/2 नहीं होगा, 19/2 होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास है कि फॉर गिवन वेक्टर्स ए दे रखा है अपन को, बी दे रखा है, और साथ में सी बोला है a क्रॉस b, ठीक है, और डी की बात करें वो है c क्रॉस b, देन द वैल्यू ऑफ a माइनस बी डॉट डी। तो डी अपन कैसे निकालेंगे, देखो a और b तो दे रखा है, डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, c क्रॉस b से, तो c क्रॉस b है ना, और c क्या है खुद a क्रॉस b है, और उसका क्रॉस है b के साथ, ये बनेगा d। अच्छा, ये क्या होगा, देखो ये है VTP वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो बाहर वाले का दूर वाले से डॉट, ये बच जाएगा, माइनस बाहर वाले का पास वाले से डॉट, और ये बच जाएगा, तो ऐसा कुछ बनेगा। तो ये आ रहा है b डॉट ए, बी वेक्टर माइनस b डॉट बी, ए वेक्टर।
तो अगर आप बी डॉट ए करते हो तो ये कितना बनेगा, देखो बी डॉट ए ये कितना आएगा ना -2 और आगे -1 इंटू 1 और साथ में 1 इंटू 2 है ना, ऐसा बनेगा। तो ये वैल्यू आ रही है -1, तो ये -1 है, तो ये बन गया -b। आगे बी डॉट बी की बात करें यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, तो 4 1 5 1 6, तो ये बनेगा 6 और ए वेक्टर ये बनेगा। तो हमें a माइनस बी का डॉट करना है डी के साथ, तो देखो हमारा आंसर क्या बनने वाला है, तो a माइनस बी डॉट माइनस बी और -6a वेक्टर, तो ये बनेगा माइनस में a डॉट बी और ये प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे -6 a डॉट a यानी इसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और लास्ट में प्लस में 6 a डॉट बी। तो ओवरऑल आपके पास 5 a डॉट बी और a डॉट बी की वैल्यू कितनी है -1, तो ये 5 टाइम्स -1 बी स्क्वायर है ना, और ये होगा 4 1 5 1 6 और -6 टाइम a स्क्वायर, तो ये भी वही बनेगा 114 यानी 6, तो ये बन रहा है -5 + 6 1 और -36 यानी इसकी वैल्यू आनी चाहिए -35। उस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक पॉइंट दे रखा है 1,6,3 3D का क्वेश्चन है। इससे पहले वेक्टर का क्वेश्चन था। आगे बोला गया कि पॉइंट बी और सी वो इस लाइन पे लाई करते हैं, एक लाइन है ना, उसमें 2 पॉइंट लाई करते हैं बी और सी। लाइन कौन सी है, x/1 y -1/2 और z -2/3। एक पॉइंट और है 1,6,3 है ना। अच्छा पॉइंट बी दे रखा है 4,9 अल्फा और सी के बारे में क्या बोला, पॉइंट सी इज 10 यूनिट्स फ्रॉम बी, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 10 है, ठीक है। हमें पूछा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अच्छा ए देखो यहाँ पे 1,6,3 इस पे तो नहीं होना चाहिए, 1 यहाँ रखेंगे तो 1, 6 रखेंगे तो 5/2 वो बराबर नहीं होंगे, यानी इसको सेटिस्फाई नहीं करा, कहीं और होगा। जैसे मान लो यहीं पे है 1,6,3, तो ये जो ट्राइंगल बनेगा हमें इसका एरिया चाहिए। एरिया तो अपन निकाल सकते हैं, एरिया क्या होता है, एरिया होता है ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस 10 हो गया और हाइट की बात करें तो ये हाइट तो हमको डिटरमाइन करनी पड़ेगी है ना, डिटरमाइन करनी पड़ेगी। ये मान लो अभी h है ना, क्या है h है। अच्छा ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए अपन सबसे पहले ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल देते हैं है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट लाइन का ऐसा पॉइंट जो बिल्कुल है ना इसके थ्रू क्या बनता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनता है, यानी ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर कैसे होंगे, आपस में परपेंडिकुलर। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये वाला पॉइंट आप मान सकते हो, लेट्स से इट इज डी। तो अगर मेरे को डी मानना हो तो मैं डी मान सकता हूँ, कैसे, तो उसके लिए आप इसको लैम्डा के बराबर रखो, तो यहाँ से एक्स वाई जेड आएंगे, क्या आएंगे, एक्स आएगा लैम्डा और वाई आएगा 2 लैम्डा + 1 और जेड आएगा 3 लैम्डा + 2। हमें बस कंडीशन क्या लगानी है कि ये जो वेक्टर है, अच्छा ये वेक्टर क्या है, डी ए वेक्टर, एक बार ये फाइंड आउट करते हैं। तो हमें डी ए वेक्टर को इस लाइन के परपेंडिकुलर रखना है ना। तो डी ए वेक्टर क्या बनेगा, देखो डी माइनस ए, तो ये बनेगा लैम्डा -1 है ना आई के, और 2 लैम्डा + 1 -6, तो ये बनेगा 2 लैम्डा 6 माइनस करोगे तो -5 जे के, एंड 3 लैम्डा + 2 -3, तो 3 लैम्डा -1 के, तब बनेगा ये वेक्टर बनना है। तो ये जो वेक्टर है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी एक तरह से इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है ना। किसके परपेंडिकुलर है भाई, देखो लाइन के अलोंग आप मान लो ये वेक्टर, मान लो आप बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर है आई के 2 जे के एंड 3 के। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को परपेंडिकुलर रखना है, यानी इनका डॉट क्या करना है, 0 करना है। तो जैसे ही इनका डॉट 0 करेंगे तो देखो क्या होगा, जैसे इनका डॉट 0 करेंगे तो ये आएगा लैम्डा -1, यहाँ 2 टाइम्स दिस, यानी एक तरह से 4 लैम्डा, अच्छा यहाँ पे कितना था -5 था ना, तो -10 और लास्ट में 3 टाइम्स दिस, यानी 9 लैम्डा -3, इसको 0 करना है। तो ये कितना होगा 5 और 9 14 लैम्डा, और यहाँ पे -11 -3 -14 बराबर 0, तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो आएगी 1। अच्छा लैम्डा 1 आएगा
तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा और ये पॉइंट, इनफैक्ट ये एडी वेक्टर ही मिल जाएगा। देखो एडी वेक्टर क्या मिलेगा, हमें इसकी लेंथ चाहिए ना फिर, तो एडी वेक्टर जो है वो आपको मिलेगा, लैम्डा की वैल्यू है 1, तो ये हो गया 0 और ये हो गया एक तरह से 1 रखते ही -3 जे कैप और 1 रखते ही यहाँ पे 2 के कैप। तो हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए यानी हाइट चाहिए, तो हाइट क्या होगी, एक तरह से इसका मैग्नीट्यूड यानी रूट ऑफ 9 + 4 यानी √13, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो 10 × √13/2 यानी 5√13 इसका आंसर होना चाहिए। तो इस सवाल को आप देखें तो सवाल 3D का है और स्पेशली ये सवाल फुट ऑफ परपेंडिकुलर से रिलेटेड है। तो किसी भी लाइन पर 3D में अगर कोई लाइन हो तो उसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर या इमेज किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है ये पता होना चाहिए। इसका आंसर है 5√13। सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास कि ए रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड बाय द लाइंस x = 0, y = 0, x = 3 एंड y = 4। 4 लाइन दे रखी है, वहां से एक रेक्टेंगल बनाया है, उसके बाद में एक लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है और रेक्टेंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द पॉइंट -1, 3/2। देखो सबसे पहले फर्स्ट लाइन को फॉलो करते हैं अपन, तो इस हिसाब से अगर देखें 2 लाइन तो x एक्सिस और y एक्सिस ही हैं। ये हमारे पास क्या है, y = 0 और ये है x = 0। अगली है हमारे पास x = 3, तो ये वर्टिकल लाइन x = 3 और एक है हॉरिजॉन्टल लाइन y = 4, y = 4। हमें ये बोला गया कि लाइन जो इसके परपेंडिकुलर और साथ में रेक्टेंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसका मतलब है कि वो इसके सेंटर से गुजरेगी, है ना, ये पता होना चाहिए आपको ना, ठीक है। इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है फिर, तो इसका सेंटर क्या होगा भाई, 4 और 0 के बीचों बीच y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 और x की वैल्यू 0 और 3 के बीच यानी 3/2। तो यहाँ से कोई लाइन गुजर रही है और इसके परपेंडिकुलर है। तो देखो यहाँ पे इसका स्लोप कितना भाई, इसका स्लोप है -3/4, तो हमारा जो लाइन का स्लोप है वो होगा 4/3। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y - y1 स्लोप 4/3 और x - x1 है 3/2, ठीक है। तो ये क्या बनेगी, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 से इधर मल्टीप्लाई करें, 3y - 6 = 4 से करेंगे तो 4x और यहाँ पे -6, ये गया काम से। तो लाइन है 4x - 3y = 0। तो हमें पूछा गया कि डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट, पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस बता सकते हैं। तो देखो क्या बनेगा, -1, 3/2 इसमें रखो, -1, 3/2 यानी -9/2 और अपॉन में आएगा √a² + b² यानी 16 + 9। इसका मोड ही हमारा आंसर होगा। तो ये आ रहा है हमारे पास एक तरह से 8, 9, 17 और 70/2 और ये है 5, तो आंसर होना चाहिए 17/10, है ना। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अगर 2 नंबर्स a और b सेलेक्ट किए जाता है इस सेट से, है ना, अच्छा 100 तक है ये, 1 से लेकर 100 तक हम 2 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि a - b का जो मॉड है वो एक तरह से 10 या 10 से ज़्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि a - b की वैल्यू या तो 10 या 10 से ज़्यादा, या फिर आप बोल सकते हो कि a - b की वैल्यू -10 या उससे कम। यानी एक तरह से कंडीशन क्या बन रही है, यहाँ बोल सकते हैं a - b 10 या 10 से ज़्यादा और यहाँ b - a 10 या 10 से ज़्यादा, ठीक है। तो कितने फेवरेबल केस बनेंगे, है ना, वो देखो आप ध्यान से सोचो। अगर मैं b को अगर 0 लेता हूँ तो a की वैल्यू क्या होगी भाई, है ना, a की वैल्यू क्या होगी 10, 11, है ना, इस तरह से 100 तक। तो आपके पास केस कितने बनेंगे, आपके पास केस बनेंगे यहाँ पे 100 और -9, है ना, क्योंकि आपने b 0 लिया तो 10 या 10 से ज़्यादा ले सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे केस कितने बनेंगे 91, है ना, 91। अगर 1 लिया तो यहाँ पे केस कितने बन जाएंगे फिर, ये होगा 11 से स्टार्ट, तो यहाँ केस कितने होंगे 90। इस तरह से ये कम होते जाएंगे और जैसे ही मैं b को अगर फाइनली अगर मैं रखना चाहूँ, जैसे मान लो यहाँ पे b को 100 रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते, है ना। 90 अगर रखेंगे b को, अगर 90 रखेंगे
तो ए की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ 100, यानी केवल एक केस बनेगा। तो आपके पास यहाँ पे कितने केस बन गए, 1 से लेकर 91 तक केस बन गए। ऐसे हम यहाँ पे भी केस बना सकते हैं, है ना, यहाँ पे भी केस बना सकते हैं। अच्छा, ये कंडीशन आप देखो तो बिल्कुल इसकी तरह ही बनेगी। यहाँ बस क्या है, a माइनस बी 10 या 10 से ज़्यादा, ये क्या बोल रहा है, b माइनस ए 10 या 10 से ज़्यादा। तो यहाँ पे एक तरह से a और b बस फ्लिप हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी उतने ही केस बनने चाहिए। तो फेवरेबल केसेस कितने होंगे ना, एक तरह से इन सब के डबल, है ना। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो होनी चाहिए इन सब का एडिशन, और साथ में इतने केस यहाँ पे भी बनेंगे, हम डायरेक्ट ट्वाइस कर देते हैं अपॉन में टोटल केसेस इन सैम्पल स्पेस, यानी ए और बी को अगर रेंडमली उठाएं, है ना, तो कितने ऑप्शन है। देखो ए को सेलेक्ट करने के हमारे पास 100 ऑप्शन है और बी के लिए भी 100 ऑप्शन, तो कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, 2 टाइम्स 1 से लेकर 91 तक का सम होता है 91 92/2, और अपॉन में है 100 इंटू 100, तो नीचे आना चाहिए 100 की पावर 2, है ना। और ऊपर ऊपर क्या है भाई, 91 इंटू 92, है ना। तो ये भी अपन को देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर कुछ किया जा सकता है। तो ये तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा भाई, है ना, 3 में तो कोई मैच नहीं कर रहा, क्योंकि नीचे आ रहा है 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। तो देखो सिंप्लीफाई करें अगर, तो ये कितना बनेगा 23, और यहाँ पे 25, तो ये बनेगा नीचे 2500, और ऊपर 91 इंटू 23। तो यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, यही सिंपलेस्ट फॉर्म है, और ये यहाँ पे मैच नहीं कर रहा। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है, और सवाल में एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, e की पावर x, और यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन है, और इंटीग्रेशन कुछ फंक्शन f(x) प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड इनिशियल कंडीशन भी दे रखी है अपन को कि f ऑफ 0 है 1, देन व्हाट इज f ऑफ हाफ। देखो जब भी आपको इंटीग्रल में अगर आपको e की पावर x के साथ में कोई और फंक्शन हो जाए, तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि क्या ये कुछ फंक्शन f प्लस एफ डैश बन सकता है क्या, है ना, आपको ये सोचना है। हालांकि f यहाँ भी यूज कर रखा है, तो मैं यहाँ पे g और g डैश बोल देता हूँ, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x g ऑफ x प्लस g डैश ऑफ x, ये क्या होता है, एक तरह से e की पावर x g ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो यहाँ पे ऐसा कुछ सेट करने की कोशिश करते हैं, मतलब 2 में ब्रेक करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ऊपर है x² - 2, और नीचे है रूट में 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स भी यहाँ दे रखा है। अच्छा, ये इनका प्रोडक्ट क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर बना सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई नहीं x² - 1 बना लो आप। तो ऊपर देखो आप, ये क्या बनेगा, x² - 1, और -1 को अलग कर लो, एंड देन आप इसको डिवाइड कर दो। तो ये है रूट 1 प्लस एक्स, और ये है इसमें भी रूट 1 माइनस एक्स है, और अलग से 1 माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, और ध्यान से आप देखो तो इधर भी आप डिवाइड कर दो, रूट 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। तो देखो यहाँ पे ये क्या बनेगा, इसमें ये क्या है, एक तरह से ए की पावर एक्स के साथ में x+1 और x-1। तो x+1 जो होगा, इधर x+1 का रूट है, तो ऊपर आएगा x+1 का रूट। इधर हमारे पास है x-1, और ये है 1 माइनस एक्स, तो नीचे आएगा -1 बचेगा, यानी एक तरह से आएगा माइनस, और ये रूट में 1 माइनस एक्स, है ना, ऐसा बन जाएगा। ये क्या अपने पास -1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 dx, ऐसा बन गया। अच्छा, हमें ये वेरीफाई करना है क्या वाकई इनका फॉर्मेट कुछ gx प्लस g डैश x का फॉर्मेट है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको g मानूँ तो क्या ये g डैश बन रहा है। तो देखो अगर अपन इसको g लेट करें, सोचो ये है रूट 1 प्लस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स और नेगेटिव, तो g डैश कितना होगा, g डैश कितना होगा, ध्यान से देखना। इसका स्क्वायर
और अच्छा माइनस बाहर रखते हैं, इसका स्क्वायर, और ऊपर आएगा इसका डिफरेंशिएशन, ये एज इट इज है ना, u बाई वी का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2√1 + x है ना, और ये मामला एज इट इज यानी √1 - x माइनस माइनस ये एज इट इज होगा, और साथ में इसका डिफरेंशिएशन जो होगा 1/2√1 - x, और 1 - x का -1 यानी हो जाएगा प्लस। तो देखो इसको अगर सिंप्लीफाई अपन करें तो ये क्या बन सकता है, देखो ये क्या बनेगा, g डैश जो बनेगा -1 - x। अच्छा यहाँ पे आप देखो एलसीएम लोगे आप, तो ये बनेगा 2 टाइम्स √1 + x और √1 - x है ना, तो ये बनेगा 2 टाइम्स √1 + x, √1 + x और √1 - x। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आएगा √1 - x इंटू √1 - x यानी 1 - x, और यहाँ पे बन जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में 1 + x है ना, तो ये बनेगा 1 - x + 1 + x, तो ये आएगा 2/this है ना, 2/this। अच्छा ये 2 भी अपन काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बनना चाहिए -1/√1 + x और 1 - x की पावर 3/2, 1 - x की पावर 3/2। और हमारे पास भी कुछ ऐसा ही है, देखो ध्यान से, -1/√1 + x और 1 - x की पावर 3/2, यानी ये प्रॉपर फॉर्मेट में, अगर ये g है तो ये g डैश है, तो अगर ऐसा हुआ तो इसका इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, e की पावर x इंटू जी होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है, ये जो इंटीग्रेशन है वो क्या होना चाहिए, e की पावर x इंटू जी, और ये है -√1 + x/1 - x, ये हमारा फंक्शन होना चाहिए, और प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसने बोला कि f(x) + c आएगा, तो इसका मतलब यही क्या है, f(x) है, ठीक है, या फिर कुछ और भी हो सकता है, क्या पता यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से कुछ कांस्टेंट इधर ऐड हो जाए, तो थोड़ा संभल के है ना, हमें ये ध्यान रखना कि f(0) 1 आना चाहिए, f(0) 1 आना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है, f(0) 1 आ रहा है, तो f(0) 1 आ रहा है क्या, देखो आप f(0) 1 आ रहा है क्या, x = 0 अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये 1 बन रहा है, और ये -1, तो ये तो -1 बनेगा, लेकिन हमें चाहिए 1, तो एक तरह से यहाँ पे केवल ये नहीं आएगा, साथ में कांस्टेंट के नाम पर 2 और आएगा, कांस्टेंट के नाम पर 2 और आना चाहिए, तो ये फंक्शन +2 एक तरह से f(x) के बराबर होगा। अब हमें पूछा है कि हाफ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, हाफ पे वैल्यू क्या होगी, तो देखो यहाँ पे आंसर पे फोकस कीजिए, तो f(हाफ) हमें चाहिए, तो हाफ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो -e की पावर हाफ, -e की पावर हाफ यानी रूट हो गया इसका, और यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे 1/2, तो ये बनेगा √3, ये बनेगा √3, और आगे है +2, तो ये आपका आंसर है 2 - √3e, 2 - √3e, यानी ऑप्शन सेकंड इसका सही हो जाएगा। अच्छा सवाल है, और स्पेशल पैटर्न क्या है, e की पावर x g + g डैश, इससे रिलेटेड सवाल है। आगे देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वेरिएट्स आर गिवन एज -10, -7, -1, और भी ऑब्जर्वेशंस हैं। बोला गया है कि अगर इनका मीन 7/2 आए और वेरिएंस 293/4 आए, तो व्हाट इज द मीन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस। अब देखो इन ऑब्जर्वेशन का मीन निकालोगे तो आपको x + y पता होना चाहिए और x - y का मॉड पता होना चाहिए ना। देखो ध्यान से, अगर मैं इनका मीन निकालूं तो ये आएगा 1 + x + y + x + y, और ये मॉड ऑफ y - x, और ये ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4, 4 से आप डिवाइड करोगे, तो आपको एक तरह से x + y और x - y का मॉड पता होना चाहिए। तो हमें दे रखा है इन सब का मीन, तो मीन अपन को दे रखा है, मतलब एवरेज दे रखा है। एवरेज क्या होगा भाई, इनका एडिशन अपॉन डेटा कितने हैं, 3 3 6 और 2 8, तो 8 और ऊपर आएगा एडिशन, तो ये कितना बनेगा, देखो यहाँ पर ये है -17 -1 -18 और प्लस x + y, साथ में है 9 और 2 11 और 16 27, तो ये दे रखा है 7/2। तो यहाँ से देखो x + y 27 - 18, ये होगा 9,
और इस 8 को आप इधर भेजोगे तो ये बनेगा 7/2 इंटू 8 यानी 28। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो आएगी 19। तो ये वैल्यू तो हमें पता है x प्लस वाई। तो अब देखो यहाँ से वेरिएंस का कॉन्सेप्ट लगाते हैं अपन। तो वेरिएंस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो वेरिएंस क्या होता है, ये होता है समेशन ऑफ ऑल स्क्वायर्स अपॉन n माइनस मीन स्क्वायर, ये होता है वेरिएंस। तो ये दे रखा है 293/4, 293/4 और मीन है 7/2, मीन है 7/2। तो देखो समेशन ऑफ ऑल स्क्वायर्स, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 100 होगा, 7 का स्क्वायर फिर 1 हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साथ में 2 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 और 16 का 256 अपॉन में n है यानी 8 आएगा, माइनस ये कितना बनेगा 49/4 उधर जोड़ देते अपन, तो 293 प्लस 49/4 ये गया काम से, है ना, ये गया काम से। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा भाई, ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। और ये एक्सप्रेशन कितना होगा वो ध्यान से देखना आप। ये हमें मिल रहा है कितना 9 और 3 12 और 29 और 4 33 और 1 34 342 इंटू 2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये मामला कितना ध्यान से देखना, ये मामला कितना, देखो ये है 50 और 100 150, इसके बाद में देखिए आप ये है 85, है ना 85, तो और साथ में है 256 तो ये मामला हो गया 1 और 10 8 18 19 और 4 491, वो उधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये बन रहा है अपने पास 684 माइनस 491, तो ये बचेगा 391। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा 193। लेकिन हमें चाहिए x माइनस वाई का मोड। देखो x प्लस वाई पता है, x प्लस वाई पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता है। तो एक तरह से आइडेंटिटी के थ्रू अगर देखें x प्लस वाई मैं यहाँ भी यूज करूँ तो x इंटू वाई का पता चल सकता है ना। देखो यहाँ पर ये क्या होगा, एक तरफ से देखो इसका मैं स्क्वायर करता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2xy बराबर 19 का स्क्वायर, ऐसा बनेगा। तो 2xy की जो वैल्यू है वो होगी 361 माइनस 193 और ये कितना होगा 8 और 5 यहाँ बचेगा तो ये 6 और 1। तो देखो यहाँ पे x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, एक तरह से कितनी आएगी ये 84। अब सोचो आप दो नंबर x और y जिनका प्रोडक्ट आए 84 और एडिशन आए 19, 12 और 7 12 एंड 7, है ना, तो 12 और 7 यहाँ पे सेट हो जाएंगे। तो 12 और 7 यहाँ पे सेट हो जाएंगे। तो x और y की वैल्यूज हमें पता है, तो चलिए फिर तो यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा एक तरह से, ध्यान से देखो यहाँ पर आंसर आएगा x प्लस वाई है 19, ये भी 19, 38 और 1 39 और x माइनस वाई का मोड, तो 12 और 7, 12 और 7 का डिफरेंस कितना है यहाँ पे 5 और अपॉन में 4, तो ये आएगा 44/4 यानी 11 इसका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये सवाल किसका है, स्टैट्स का सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चंस भी PYQs में काफ़ी आपको मिल जाएंगे कि आपको दो डेटा छुपा के रखता है लेकिन दो चीज़ें आपको दे के रखेगा, मीन एंड वेरिएंस। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला गया कि एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस और कुछ 0 से x और ये है एफ स्क्वायर प्लस एफ डैश स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे 0 से x है ना, ये एक तरह से x का फंक्शन बनेगा और ये फंक्शन एफ एक्स का स्क्वायर है। तो यहाँ पे अपन लेबनीज ट्राई कर सकते हैं ना, लेबनीज यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो लेबनीज यानी जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा 2fx, ये एफ डैश एक्स यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये क्या बनेगा एक तरह से एफ स्क्वायर एक्स और एफ डैश का स्क्वायर सब बन जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर हमें पूछा है वैसे है फंक्शन की वैल्यू पूछी है भाई ln1 पे ln2 पे अप टू ln625 तक, है ना, तो हमें फंक्शन निकालना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या बन रहा है एफ स्क्वायर एफ डैश स्क्वायर और ये है 2f एफ डैश। अच्छा ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है,
देखो ध्यान से, एफ स्क्वायर एफ डैश स्क्वायर और 2f एफ डैश, जैसे आप इधर लाओगे माइनस में तो ये बनेगा f और माइनस एफ डैश का होल स्क्वायर, तो ये बन गया 0। तो यहाँ से जो एफ एक्स है वो एक तरह से एफ डैश के बराबर है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ठीक है, सोचो एक बार के लिए कि ये y है, पक्का ये क्या है फिर dy बाई डी एक्स। तो यहाँ देखो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है dy अपॉन वाई और इधर dx, दोनों को आप इंटीग्रेट कर दो। तो दोनों को इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा ln y बराबर x, है ना, प्लस सम कांस्टेंट। तो y आएगा एक तरह से e की पावर में x प्लस सी, तो कुछ आएगा कांस्टेंट इंटू e की पावर x, ऐसा बन जाएगा। y क्या बनेगा k टाइम्स e की पावर x। अब देखो यहाँ पर इनिशियल कंडीशन क्या यूज करें, दे नहीं रखा, लेकिन हमें यहीं से सोचना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे x बराबर 0 रखूँ, सोचो x बराबर 0 रख दूँ, ये तो खत्म हो जाएगा मामला। तो एक तरह से आप क्या बोल सकते हो कि fx का जो स्क्वायर है, fx का जो स्क्वायर है वो 25 होगा, है ना, x बराबर 0 पे। तो आप बोल सकते हो f ऑफ 0 का स्क्वायर 25, यानी f ऑफ 0 जो है वो 5 या फिर -5 होगा, है ना। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, एक तरह से अपन कह सकते हैं x बराबर 0 पे ये 5 है, x बराबर 0 पे फंक्शन 5 है या -5 है, तो k की वैल्यू 5 या -5 है ना। फंक्शन आप सोच सकते हो 5 e की पावर x या फिर 5 e की पावर -5 e की पावर x, -5 e की पावर x। तो दो संभावनाएं यहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ k, है ना। अब देखो यहाँ पे हमें पूछा है कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ln1 पे क्या होगी, ln2 पे क्या होगी, ln3 पे क्या होगी ना। तो देखो यहाँ पर अगर आप यहाँ पे देखो ln1 ln2 ln3, तो इसके हिसाब से अगर देखें, अच्छा इसमें क्या अंतर है भाई, नेगेटिव होगी एक तरह से, इस वैल्यू की नेगेटिव ये हो जाएगी ना, और कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ln1 पे अगर वैल्यू देखें ln1 पे, तो e की पावर ln1 क्या होगा 1 ही होगा, तो ये बनेगा 5 टाइम्स 1, फिर क्या बनेगा 5 टाइम्स e की पावर ln2 यानी 5 टाइम्स 2, फिर 5 टाइम्स 3, इस तरह से, और लास्ट में 5 टाइम्स 625, 5 टाइम्स 625, ऐसा कुछ बनेगा। लेकिन हमें यहाँ पे एक मिनट ना, सवाल में मीन पूछा है, सवाल में क्या पूछा है, मीन पूछा है भाई। तो मीन पूछा है भाई, इसका मीन नहीं, एक्चुअली ये जो टर्म्स आएंगे इन सब का मीन, है ना, इन सब का मीन। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा चौथा और लास्ट में ये, तो इनका मीन पूछा है। तो इनका अगर मीन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब का एडिशन करना पड़ेगा। तो एडिशन तो कर ही दिया है, तो हमें इसको डिवाइड भी करना किससे, n से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, और वो कितने हैं यहाँ पर 625। तो इसका आंसर ये आना चाहिए, या फिर इसका नेगेटिव आना चाहिए, इसका नेगेटिव आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो 5 टाइम्स ये है 1 + 2 + 3 अप टू 625, तो ये होता है 625 626 अपॉन 2। ठीक है, अच्छा अपॉन में 625 और है, तो ये गया काम से। तो यहाँ पर ये मामला कितना बन रहा है, देखो 5 टाइम्स देखो 626 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 313। तो ये मामला कितना बनेगा, ये मामला 15 और 65 1565, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पे सेट हो रहा है। अगर यहाँ पे हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करते हैं, ये फंक्शन यूज करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1565 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए आप, क्वेश्चन है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको दे रखी है, और इंटरवल क्या है -3 पाई से लेकर 2 पाई। देखो इस सवाल में यहाँ पे है cos थीटा, अच्छा ये cos 2 थीटा ये भी cos थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या बनेगी, √3 टाइम्स ये बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और 8 cos थीटा और प्लस 3√3 बराबर 0। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये बन रहा है 2√3 cos स्क्वायर थीटा, और साथ में अगर देखें तो ये है 8 cos थीटा, और ये है -√3 प्लस 3√3 यानी 2√3 बराबर 0। चाहो तो आप इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हो,
तो √3 cos स्क्वायर थीटा 4 cos थीटा प्लस √3 बराबर 0। तो इसके रूट्स क्या आएंगे, देखो cos थीटा की वैल्यू आएगी, डायरेक्ट आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आएगा 12/2a, सॉरी 2a कितना होगा 2√3, तो ये क्या बनेगा -4 प्लस -4 का रूट अपॉन 2√3, तो वैल्यू यहाँ पे बनेगी प्लस का साइन लोगे तो -2/2√3, या फिर माइनस साइन लोगे तो -6/2√3, तो ये वैल्यू बन रही है यहाँ पे -1/√3 और ये बन रही है -√3। तो cos थीटा की वैल्यू है या तो ये होगी या फिर ये होगी, लेकिन cos थीटा है उसका मैग्नीट्यूड 1 से ज़्यादा नहीं होता, तो इस वजह से ये वाला एक्सप्रेशन यानी ये वाली जो वैल्यू है वो होगी गलत। तो cos थीटा क्या हो सकता है, cos थीटा सिर्फ -1/√3 हो सकता है। तो इसके हिसाब से सॉल्यूशन आप बताओ कहाँ से कहाँ, -3π से लेकर 2π तक। तो आपको पता है वैसे कि अगर अपन 0 से पाई जाते हैं तो एक बार cos नेगेटिव होगा यहाँ पे, फिर आगे अगर नेक्स्ट हाफ साइकिल में जाऊं मैं तो उसमें भी एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा अगर cos नेगेटिव है, ठीक है, कहाँ पे, सेकंड में और थर्ड में। तो यहाँ पे क्या भाई, -3π से -2π जाओगे, अरे -3π से -2π तब एक सॉल्यूशन, -2π से -π एक सॉल्यूशन, -π से 0 एक सॉल्यूशन, 0 से π एक सॉल्यूशन, तो हर हाफ साइकिल में एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपके पास कितने साइकिल बनेंगे भाई, यहाँ पे हाफ साइकिल की बात करें तो 5 हाफ साइकिल बनेंगे, -3π से -2π एक, -2π से -π, फिर -π से 0, 0 से π एंड π से 2π, तो इसके सॉल्यूशन आने चाहिए 5, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 5। या फिर आप चाहो तो इसको जनरलाइज करके भी इसका जनरल सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करो, उसके हिसाब से भी आप चेक कर सकते हो ना, ठीक है। या फिर आप ग्राफिकली चले जाओ, है ना, ग्राफिकली जाओगे तो देखो यहाँ पे कॉस का ग्राफ बनाओगे कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो आपको कहाँ जाना है, -3π से 2π, तो ये है -π -2π और ये यहाँ पे होगा -3π, ठीक है, और 2π कहाँ होगा, ये पाई और ये 2π, ठीक है। तो आपको यहाँ तक जाना है और यहाँ से, और cos की वैल्यू नेगेटिव, तो cos की वैल्यू नेगेटिव है -1/√3, तो कितनी जगह कट कर रहा है, 1 2 3 4 और 5, तो सॉल्यूशन कितने आने, 5 ही आने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, साथ में हमें इसका डिटरमिनेंट भी मालूम है। आगे बोला गया है कि अगर ये जो डिटरमिनेंट है पूरा वो है 2 की पावर समथिंग एंड 3 की पावर समथिंग, यानी इसने 2 और 3 में प्राइम फैक्टराइज किया है, तो बताओ यहाँ पे m + n क्या होगा। मामला मेन तो ये है, इस पे काम करना अपन को। देखो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ 2a, एक काम करो यहाँ पे इस 2 को बाहर लाता हूँ, तो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, एडजॉइंट ऑफ अगर एडजॉइंट ऑफ a सॉरी एडजॉइंट ऑफ लैम्डा a अगर आप चाहते हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ a। एक और प्रॉपर्टी जो डिटरमिनेंट की है, लैम्डा a का डिटरमिनेंट ये होता है लैम्डा की पावर n और डिटरमिनेंट ऑफ a, ये दोनों बहुत काम की है और यहाँ पे ये यूज में आएंगी। तो देखो यहाँ पे 2 को अगर बाहर लाएंगे तो 2 की पावर आएगा यहाँ पे 2 की पावर n-1 और n कितना 3, तो यहाँ आएगा 2 की पावर 2 यानी 4 आएगा, तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 4 टाइम्स a² और एडजॉइंट ऑफ a। अब देखो यहाँ पर आपको a इंटू एडजॉइंट ऑफ a दिख रहा होगा, अगर मैं एक a को अलग कर लूँ तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i, वो भी एक प्रॉपर्टी है। और ये मामला कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो ये बनेगा 24a, तो ये है 24a। तो हमें क्या चाहिए भाई, एडजॉइंट ऑफ 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 24a, ये बन गया, तो इसका डिटरमिनेंट चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये कितना बनेगा, अगेन देखो यहाँ पर आप इस 24 को बाहर ला सकते हो यहाँ पर, तो 24 की पावर n-1 यानी 24² यहाँ पे आएगा, तो ये आएगा एडजॉइंट ऑफ 3 इंटू 24 का स्क्वायर। तो इसको ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि लास्ट में वैसे भी अपन को फैक्टराइज तो करना ही है, तो मल्टीप्लाई करने का कोई तुक नहीं बैठता, तो ये बचा यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a बचा, ठीक है। अब इसका भी डिटरमिनेंट चाहिए। अब एक काम और करता है, इस स्केलर को और बाहर लाते हैं, तो क्या होगा, देखो अगर ये लैम्डा है एडजॉइंट से बाहर आएगा
तो लैम्डा की पावर कितना आएगा n-1, ठीक है। और फिर डिटरमिनेंट से बाहर लाएंगे तो फिर से पावर n, तो इस पूरे की पावर इधर आएगा तो n-1 और बाहर आएगा तो पावर n। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इस पूरे की पावर है ना n भी आएगी और n-1 भी, n-1 भी और साथ में n भी आएगी, है ना। तो n-1 तो आ रहा है एडजॉइंट की वजह से और n आ रहा है इस डिटरमिनेंट की वजह से। तो हमारे पास डिटरमिनेंट किसका बचा, एडजॉइंट ऑफ a, ये बचा। और ये भी एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है भाई, ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर, ये 2 बार है ना तो n-1 का स्क्वायर, एक बार होता तो n-1, 2 बार है तो इसका स्क्वायर, 3 बार है तो n-1 का क्यूब हो जाएगा। तो ये आएगा डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1 का स्क्वायर, n-1 यानी 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। और ये 3 इंटू 24 का स्क्वायर और पावर है 6। तो देखो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, 3 की पावर 6 बन रहा है, 24 की पावर 12 बन रहा है और डिटरमिनेंट ऑफ a यानी 6 की पावर 4 बन रहा है। तो हमें इसको प्राइम फैक्टराइज करना है। प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो देखो क्या बनेगा, ये 3 है, ये 3 इंटू 8 यानी 3 और 2 का क्यूब, पावर 12 भी है तो 2 का क्यूब, तो 3 और 12 36। अच्छा इसका भी क्या होगा, पावर 12 होगा। इधर क्या है 2 इंटू 3, पावर कितना है 4। तो देखो ओवरऑल 2 की पावर कितना बना, तो 2 की पावर यहाँ पे बन रहा है 36 एंड 4 यानी 40। और 3 की पावर, अगर 3 की पावर आप देखें तो 6 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है और 4 यहाँ पे है, तो 6 4 10 और 12 22। तो आपको एक तरह से 2 एंड 3 दोनों की पावर्स मिल चुकी हैं, यानी m भी मिल गया और n भी मिल गया, तो m प्लस n चाहिए यानी इनका एडिशन चाहिए। तो आंसर क्या हो गया, एक तरह से 40 प्लस 22 यानी 62। तो सवाल का आंसर है 62। देखो यहाँ पे ये जो सवाल है अच्छा सवाल है, इसके लिए आपको एडजॉइंट, डिटरमिनेंट, इन सब की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये वाली प्रॉपर्टी है ना, ये वाली। अच्छा यहाँ पे a इंटू एडजॉइंट ऑफ a भी काम में आया है ना। इसके अलावा ये चीज़ भी कि एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट क्या होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर y जो है वो है log ऑफ एंड देन सम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसका डोमेन बोला कि m, n है। अगेन डोमेन से क्वेश्चन आ गया। इसके बाद में बोला कि ये जो हाइपरबोला आपको दिख रहा है इसकी सेंट्रिसिटी होगी n/3। अच्छा n यहाँ से यूज करना है और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये कितना है 8m/3, m भी वहीं से यूज करना है। तो हमें बताना कि बताओ कि b² माइनस a² क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम यही है कि इसका डोमेन निकालना है। डोमेन मतलब डिफाइन करते जैसे डिफाइन करेंगे तो ये x की वैल्यू क्या आने वाली है। देखो सबसे पहले इस लॉग को डिफाइन करता है, तो ये क्या बोलेगा कि इसका जो इनपुट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी log बेस 3 log बेस 7 और यहाँ पे 9x माइनस x² माइनस 13, ये जो मामला है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, फिर हमें इस लॉग को भी डिफाइन करना पड़ेगा, फिर इसको भी ना, ठीक है, वो देखते जाएंगे अपन, है ना। तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इस लॉग को हटाऊंगा तो log ऑफ 9x माइनस x² माइनस 13 और बेस में है 7, तो ये ग्रेटर देन होना चाहिए 3 की पावर 0 यानी 1। ठीक है, तो जैसे मैंने इस बाहर वाले लॉग को डिफाइन किया यानी इसको पॉजिटिव रखा, तो इसको पॉजिटिव रखा तो पता चल रहा है कि ये तभी एक तरह से पॉजिटिव होगा जब ये वाला मामला क्या हो 1 से ज़्यादा। अब जब ये 1 से ज़्यादा होगा तो डिफाइन भी हो ही जाएगा लॉग, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं इसको भी सॉल्व करता हूँ। तो ये क्या बनेगा, ध्यान देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 9x माइनस x² माइनस 13 ग्रेटर देन 7 की पावर 1, यानी एक तरह से जब भी ये 1 से ज़्यादा होगा तो ये चीज़ जो है वो 7 से ज़्यादा होगी, मतलब ये लॉग भी अपने यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें जस्ट इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो ये क्या बन रहा है, इस एक्सप्रेशन को उधर भेजो तो x² और माइनस 9x और 13 और 7 20 इक्वल्स टू लेस देन 0, क्या होगा, लेस देन 0। तो इसके फैक्टर अगर आप बनाओ तो ये बनेंगे x-4 और x-5 लेस देन 0। तो एक तरह से x जो आएगा वो 4 से 5 के बीच में आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 4 से 5 के बीच में, यानी m की वैल्यू आएगी 4 और n की वैल्यू आएगी 5।
अब हमें आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक तरह से हाइपरबोला के बारे में है कि इसकी जो इसेंट्रिसिटी है वो n/3 होगी, मतलब e की जो वैल्यू है n/3 यानी 5/3 होगी। और साथ में इसका लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है वो इतनी होगी, यानी 2b² अपॉन a, ये होगा 8m/3। तो 8 × 4/3 यानी यहाँ से आप बोल सकते हो कि अगर सिंप्लीफाई करो तो ये मामला देखो क्या बनेगा, b²/a एक तरह से बनेगा 16/3 और e की वैल्यू है 5/3। हमें पूछा है b² माइनस a²। तो यहाँ पर हमें a और b की वैल्यू चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, b² को क्या लिख सकते हैं भाई, रिलेशन होता है a b और e में रिलेशन, कि b² क्या होता है a² e² -1 फॉर द हाइपरबोला। एलिप्स की जब बात होती है तो ये होता है b² a² 1 - a² अपॉन में a है, तो ये गया काम से, इक्वल्स टू 16/3। अब देखो यहाँ पे हमें e की वैल्यू पता है 5/3 है, तो a टाइम्स 5/3 का स्क्वायर -1 यानी 25/9 - 1, ये होगा 16/9 और ये 16/3 है, ये गया काम से। तो यहाँ पर a की वैल्यू आएगी 3, a की वैल्यू आएगी 3। अच्छा a अगर 3 आ गया तो ये गया इससे, तो b² की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 16, b² की वैल्यू कितनी आएगी 16। तो हमें पूछा है b² - a², तो b² है 16 और a² कितना बनेगा 3² यानी 9। तो इसका आंसर होना चाहिए 7 के इक्वल, ठीक है, इसका आंसर 7। तो ये सवाल एक तरह से मिक्सचर है, पहले डोमेन इसने पूछा और उस डोमेन के थ्रू हमें एक तरह से हाइपरबोला के बारे में पूछ लिया, ठीक है, ठीक सवाल है, अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, ये सवाल कहां से पूछा गया, बाइनोमियल थ्योरम से पूछा गया। सवाल क्या है कि इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन द कोएफिशिएंट्स ऑफ x, x² and x³ are in arithmetic progression, then sum of all possible values of n क्या होगा। और n बोला कि 3 या 3 से ज्यादा है, तो हमें x, x² और x³ के कोएफिशिएंट्स है ना वो दे रखे हैं, मतलब एपी में दे रखे हैं ना, एपी में दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पर किस तरह से हम इनके कोएफिशिएंट निकालेंगे। तो ये तो होल स्क्वायर है तो आसान है, 1 + 2x² x⁴। इसको भी थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं, तो nc0 + nc1x nc2 x² और nc3 x³ आगे कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि हमें x³ का कोएफिशिएंट निकालना है। तो अगर आगे आप जाओगे पावर 4 आएगा और वो इनसे मल्टीप्लाई होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें x का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट और x³ का कोएफिशिएंट एपी में बनाना है। तो देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या होगा, ये तब बनेगा जब 1 यहाँ x से मल्टीप्लाई होगा यानी nc1 ये बनेगा। अच्छा ये तो नहीं बना सकते x, है ना। अब देखो x² का कोएफिशिएंट क्या होगा जब यहाँ पर ये 1 x² से मल्टीप्लाई हो, या फिर ये x² यहाँ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, तो कोएफिशिएंट बनेगा 2 टाइम्स nc0, ठीक है। इसके बाद में आप देखो x³ की बात करते हैं, ये तब बनेगा जब ये 1 यहाँ इस x³ वाले से मल्टीप्लाई हो यानी nc3 बन जाए, या फिर ये 2x² इस x वाले से मल्टीप्लाई हो, कोएफिशिएंट बनेगा 2 टाइम्स nc1। बाकी ये तो नहीं बनाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये बोला कि ये जो 3 टर्म्स है वो एपी में है। अगर ये एपी में है तो इसका ट्वाइस इन दोनों का एडिशन होना चाहिए। आपको पता ही होगा कि जब भी ए बी सी एपी में हो तो 2b = क्या होता है, a + c होता है। तो इसका ट्वाइस देखो ध्यान से, इसका ट्वाइस, अच्छा ये वैल्यू क्या आएगी n -1/2 और ये होगी 2 के बराबर। ये क्या होना चाहिए, इन दोनों का एडिशन। ये है nc1, ये 2 nc1, तो ये हो गया 3 nc1 यानी 3 टाइम्स n, ये nc3 यानी n -1 n -2 और अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये मामला क्या बना, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा n × n - 1 यानी n² - n + 4। ये यहाँ पर कितना है, एक तरह से 3n, इनको भी अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये बनेगा n × n² - 3n + 2, n² - 3n + 2।
तो बाहर n भी है तो n क्यूब बनेगा, फिर -3n² और 2 और n तो 2n बाई 6 है ना, बाई 6। एक अंक भरता हूँ मैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो गया 18, ये 6 6 और 24। ठीक है, तो ये मामला क्या बन रहा है देखो ध्यान से, ये बन रहा है हमारे पास क्यूबिक रिलेशन n क्यूब, ये -3n², इधर से 6n² और आएगा तो ये बनेगा -9n²। इसके अलावा देखिए n की टर्म कितनी होगी, 18 और तो 20 और ये 6 और ऐड होगा तो 26। इसके बाद में कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 24, इधर आएगा -24 इक्वल्स टू 0, है ना, ऐसा बनेगा। अब देखो यहाँ पर क्यूबिक जब आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन हो और आप इसके सॉल्यूशन निकालना चाहते हो तो पहला रूट तो आप हिट एंड ट्राई से ही कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पर n की वैल्यू क्या रख सकते हो आप, जहाँ पे ये रिलेशन सही साबित हो। n की वैल्यू 1 पे सेट नहीं हो रहा, 2 पे चेक करें तो, अगर 2 पे चेक करें तो n इक्वल्स टू 2 पर अगर देखें तो ये बन रहा है 8 - 36 52 -24, तो ये बन गया 52 एंड 8 60 हो गया और यहाँ पे -60, है ना, ये बिल्कुल सेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो n बराबर 2 आपका एक सॉल्यूशन हो गया। बाकी भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो किस तरह से मैं इसको बैलेंस कर रहा हूँ। एक फैक्टर तो हो गया n-2, बाकी क्वाड्रेटिक फैक्टर देखो क्या होगा, ध्यान से देखना भाई, n-2 ना, तो ये क्वाड्रेटिक क्या होना चाहिए ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट ये बन जाए। तो देखो यहाँ पे n क्यूब है तो इसका मतलब ये n है, तो यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट n² होगा ताकि हाईएस्ट पावर वाली टर्म बन जाए n क्यूब। लोएस्ट वाला देखो -24, यहाँ लोएस्ट -2 है तो यहाँ पे पक्का +12 होगा। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे एक तरह से n² की टर्म देखो, यहाँ पे -9n², तो यहाँ पे -2n² ऑलरेडी है तो -7n² और बनना चाहिए, और वो बन सकता है जब ये n यहाँ n वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो, तो -7n² बनाना है तो यहाँ पे -7n रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरह से जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो बचा हुआ वो क्या होगा, n² -7n + 12। तो हमें फाइनली रूट क्या मिलेंगे, n की वैल्यू यहाँ से 2 और इसके रूट्स आपको दिख रहे होंगे, इसके रूट्स ना 3 और 4, तो हमें टोटल 3 वैल्यू मिलेंगी। तो हमें बताना सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, बट यहाँ पे देखो एक चीज हो रहा है कि n की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा ही लेनी है आपको ना, तो ये तो हो गया गलत है ना। तो हमारे पास यहाँ पे सम कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए 7, इसका सही आंसर है 7 के बराबर। तो ये था आपके पास 20 क्वेश्चन, और अगर आप सारे क्वेश्चंस को अगर देखें तो देखो यहाँ पर ये ठीक क्वेश्चन है। इसके अलावा देखें ये अच्छा क्वेश्चन इन्होंने बनाया है, उसके बाद में ये अगेन अच्छा क्वेश्चन है, बट इसका जो पैटर्न है वो PYQs में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ये मॉडरेट। इसके बाद में अगर देखें ये देखो पैटर्न रिपीट होता रहता है, अगेन आई विल से कुछ नया क्वेश्चन तो नहीं है ना। अगेन ये वाला पैटर्न पहचानने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होती है स्टार्टिंग में, सो आई विल से अगेन दिस इज मॉडरेट एंड ये मॉडरेट ही है, ये भी मॉडरेट है। इसके बाद में देखें अगेन ये भी टफ क्वेश्चन नहीं है, ये भी नहीं है, एंड ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसको देखें ये अच्छा क्वेश्चन है ना, और ये अगेन मॉडरेट लेवल। ये देखो इस तरह के क्वेश्चंस आपने काफ़ी देखे होंगे, इवन क्लास नोट्स में भी देखे होंगे। इसके अलावा आप देखें तो ये इजी क्वेश्चन है, ये अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी मॉडरेट है और ये भी मॉडरेट। इसके अलावा इस टाइप का पैटर्न आप देख रहे हो यहाँ पे जितने भी इस सेशन में शिफ्ट हो रही हैं उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये वाला सवाल डिफरेंशियल इक्वेशन का है ना, तो ये एलडी का फॉर्मेट है या फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है। तो अगर आप देखें ना तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो मॉडरेट ही हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को पहले करें। हो सकता है आपके पास 3-4 क्वेश्चन ऐसे हों जो लेंदी हों, है ना, मैथ्स में ऐसा हो जाता है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपने देखे हैं, है ना, वो सॉल्व किए जा सकते हैं। 1-2 के क्वेश्चन अभी यहाँ पे देखेंगे कि आपको शुरुआत में आइडिया लगना थोड़ा मुश्किल रहता है ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन है,
बाकी ये ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन था, उसमें तुरंत आइडिया तो नहीं लगता, लेकिन थोड़ा अगर सोचोगे रिजल्ट्स आपको पता होंगे, है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, और इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखो, यहाँ पर कौन सा वाला, इंटीग्रेशन वाला, ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें भी क्या है, एक तरह से शुरुआत में अगर आइडिया लग जाए तो भाई e की पावर x मल्टीप्लाई में है, तो अगर इसको g प्लस जी डैश में तोड़ दें तो क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। लेकिन ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिनमें कैलकुलेशन हो जाती है, थोड़े लेंदी हो जाते हैं, तो उनसे थोड़ा बचें। तो मॉडरेट और जो इजी लेवल क्वेश्चन है उनको आप पहले करें,